अपनी स्टडी में जब बिजी होते हैं तो उस समय में जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं उसके बारे में हम लोगों ने खूब सारी बातें की है। लेकिन जैसे आप लोग देखते होंगे कि बैंक से हम लोग कर्जा लेते हैं या हम किसी व्यक्ति से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, आप दे दीजिए। वैसे पढ़ाई में भी एक तरह का कर्जा चढ़ता जाता है। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, तो आप टारगेट के सामने एक टाइम टेबल रखते हैं आप कि आप रोज इतनी पढ़ाई करेंगे। घर में शादी होती है तो हम एक टाइम टेबल रखते हैं कि इस तारीख को हम कार्ड छपवा लेंगे, इस तारीख को मेहमानों को बुलाना शुरू करेंगे, इस तारीख को हम टेंट वाले से बात करेंगे, इस तारीख को हम लोग इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, भोजन बनाने वाले से बात करेंगे, इस तारीख को पुजारी को बुलाया जाएगा या पंडित आएंगे और वो शादी कराएंगे। रिसेप्शन की तैयारियां होती है। मकान बनाने के लिए भी एक बजट होता है और एक टाइम टेबल होता है कि कब हम क्या करेंगे और कितना पैसा किस में लगता है। तो आपने ये जो बजट मकान के लिए देखा, शादी ब्याह के लिए देखा, एक टाइम टेबल देखा, उसमें भी एक टाइम टेबल होता है। वो टाइम टेबल और बजट हमारी पढ़ाई के लिए भी होता है। और आपने एक चीज देखी होगी कि जब किसी टाइम टेबल और बजट की बात होती है तो हमारे परिवारों में बड़ी शिथिलता होती है। हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, भारतीय समाज में, खास करके मध्य प्रदेश में, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते लोग उस चीज का। उन लोगों का बजट मान लिया जाए 2 लाख रुपए का है तो निश्चित रूप से मान के चलिए वो बजट होगा 3 लाख का। आपने मकान बनाने की सोची कि आप 20 लाख में मकान बना देंगे, लेकिन 20 लाख में मकान नहीं बनता, फिर वो 30 लाख में जाता है। आपने सोचा कि 5 लाख में शादी हो जाएगी या 10 लाख में शादी हो जाएगी, तो 10 लाख में शादी नहीं होती, 15 लाख में पहुंचती। छोटे छोटे खर्चे और निकल करके आते हैं जो उस समय में आपने नहीं जोड़े होते। जब आप किसी का बजट बना रहे होते हैं, टाइम टेबल बना रहे होते हैं, तब हम उन खर्चों को और उस समय को नहीं जोड़ते, तो समय भी ज्यादा लग जाता है। तो जिस चीज को हम लोग 1 साल के लिए सोच रहे होते हैं वो 1.5 साल में चला जाता है। जिसके लिए जितना पैसा सोचा होता है उससे आगे का पैसा चला जाता है। तो आप पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में गए, वहां आपको लगता है कि आप मकान लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे और इस सब में इतना पैसा लगेगा। वहां जाके पता चला कि मकान में तो ठीक है इतना पैसा लगा है, लेकिन मकान मालिक ने ये पैसा और मांग लिया है, बिजली का भी मांग लिया है। धीरे धीरे वो बोलेगा कि नल का जो पानी आता है पानी का भी पैसा दे दो आप। कई मकान जो वाले हैं वो रंगाई पुताई का पैसा भी मांग लेते हैं कि 1 साल तक आपने इस मकान को यूज किया और हमने इसकी रंगाई पुताई पे 10,000 रुपया खर्च किया था और ये पेंट 5 साल चलेगा, तो इस साल का 2,000 रुपया पेंट का आप दे दीजिए क्योंकि आप रह रहे हैं। तो इस प्रकार से खर्चे बढ़ते जाते हैं और वो हिडन चार्जेस होते हैं। ये हिडन चार्जेस और ये जो समय जो हमारा बढ़ता है, ये जिस व्यक्ति को पता नहीं होता उसका मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ता है, खर्चे में भी और समय में भी। तो इस परीक्षा की तैयारी करते समय में जब बच्चे बहुत सारे हिसाब किताब लगवाते हैं, टाइम टेबल बनवाते हैं, एक तरह का बजट बनवाते हैं, तो उसमें ये हिसाब हम लोग तो समझते हैं क्योंकि हम लोग इतने साल से तैयारी कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। हम खुद आज भी स्टूडेंट की तरह ही रहते हैं और स्टूडेंट की तरह ही सोचते हैं। हमने टीचर की तरह सोचना भी शुरू नहीं किया है, हमने विद्यार्थी के तौर पे ही सोचना शुरू रखा है। अभी हम लोग उसी तरह से बात करते हैं कि आप लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हम उन्हीं दिक्कतों में जीना चाहते हैं, उन्हीं दिक्कतों को महसूस करना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों में से जो हमको आउटपुट मांगते हैं कि ये कितने दिन में हो जाएगा या कैसे होगा या कब तक हम इसको कर लेंगे, तो उसमें हम ये आपको जो सजेशन देते हैं
वो उसी रूप में देते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये जो डिस्टरबेंस आता है, ये जो डिफरेंस आता है, इसकी कई लोग परवाह करते हैं और कई लोग परवाह नहीं करते। आपने परिवारों में भी देखा होगा कि अगर आप किसी को समझाएं कि देखो जैसा आप कह रहे हो वैसा नहीं होगा, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आने वाली है, इतनी आने वाली, तो वो बोलते हैं मुझे पता है सब, चिंता मत करो, सब मैंने कर रखा है, हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं किया हुआ है। लेकिन वो चिंता ही नहीं करता, उसकी प्रवृत्ति में ही नहीं है। एक व्यक्ति होता है कि उसको सिर पे उठा, अच्छा ऐसा होगा, वो हाथ पांव फुला करके बैठ जाता है, उसका काम प्रभावित होने लगता है। तो दो तरह के लोग, समस्याएं आने पर समस्याओं की परवाह नहीं करते, और एक जो है बहुत ज्यादा टेंशन कर लेते हैं प्रॉब्लम आने पे। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का और व्यक्ति होता है जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, वो प्रशासन में बहुत जरूरी है। तो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा अच्छा करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ज्यादा अच्छा करता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जब उसके साथ सबसे ज्यादा बुरा हो रहा होता है, सबसे अच्छा रिजल्ट वो ला करके देता है। ऐसा व्यक्ति प्रशासन में सबसे ज्यादा योग्य होता है, जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करके बताए। ऐसा व्यक्ति कहां से आएगा? ऐसा व्यक्ति हमको बनना चाहिए कि हम अनफेवरेबल कंडीशन में, बुरी परिस्थितियों में जो हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर के आए। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बायोलॉजिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंस में ले चलता हूं। हमारा जो शरीर बना हुआ है, हमारे शरीर की जो बनावट है, जो इसकी एनाटॉमी है, जो इसकी फिजियोलॉजी है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे शरीर पे यदि कोई संकट आ जाए, जैसे अभी वायरस का संकट चल रहा है, तो ये बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया देता है। इसके रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं और बहुत डोमिनेंट होते हैं। हमारे शरीर पर जब हमला होता है तो चाहे वो बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, सबसे पहले बुखार आता है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, हमारी शरीर इन्फ्लेमेशन के तौर पे इन्फ्लेमेशन करती है और प्रतिक्रिया देती है। हमारे हाथ पे अचानक से अगर मोम गिर जाए, तेल गिर जाए, तो फफोला हो जाता है, आप देखते हैं, लेजन्स आ जाते हैं, और वो प्रतिक्रिया देती है, स्किन प्रतिक्रिया देती है। मधुमक्खी काट जाए आपको, वेस्प ने काट लिया, तो सूजन आ जाती है, वो स्थान स्वेलिंग हो जाती है। इसका मतलब वो जहर को, ये अच्छी प्रतिक्रिया है, वो जहर को उस स्थान पर सिमट करके रख देता है, पूरे शहर में, पूरे शरीर में जहर को नहीं फैलने देता, वहीं पर रोक के रख लेता है। वायरस आता है तो उसके खिलाफ हमारी कोशिकाएं लड़ती हैं, लिम्फोसाइट्स लड़ते हैं, हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, कार्पसेल्स हैं, वो लड़ती हैं, लड़ाई करती हैं, इसलिए उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और संख्या बढ़ी हुई आती है, इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन आया हुआ है, अभी आप किसी न किसी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, इसलिए आपकी संख्या बढ़ी हुई है उसकी। इसका मतलब हमको शरीर से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा शरीर वायरस के प्रति, शत्रुओं के प्रति, अनफेवरेबल कंडीशन के प्रति, आग के प्रति, यानी टेम्परेचर ज्यादा दे दिया बॉडी को, रिएक्शन देता है। बहुत ज्यादा गर्मी में चले जाओगे, पसीना होगा और आपके शरीर को वो ठंडा कर देगा। शरीर के अंदर की गर्मी पानी के रूप में, जो बूंदों के रूप में बाहर आएगी, स्वेटिंग, तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। तो शरीर को सब पता है, हमारे शरीर को, कि विपरीत परिस्थितियां आती तो क्या, और बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो ऐसे समय में हमारा शरीर और ज्यादा बड़ी रिएक्शन देता है, एड्रेनलिन, लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं उसको।
फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या फिर उड़ो। यानी कि जो लोग ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, जिनको हम डोपिंग की बात जब हम करते हैं ना, कि डोपिंग टेस्ट होता है खिलाड़ियों का, तो वो एड्रेनलिन के इंजेक्शन लेते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं ये। तो हमारे शरीर से स्टेरॉइड्स निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी एक स्टेरॉन जो लगा है ना लास्ट में, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, तो लास्ट में जो स्टेरॉन उसका जो सफिक्स है उसका मतलब वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन पुरुषत्व के लिए होता है, जहां सामान्यतः पुरुषत्व के लिए, यानी कि आपके अंदर मेन पावर आए और आप ताकतवर महसूस करें। तो जो ताकत के कैप्सूल होते हैं वो पुरुषों के लिए एक तरह से वो एस्ट्रोजन वाले, ये स्टेरॉइड्स वाले होते हैं। तो ये इसी का इंजेक्शन लेते हैं खिलाड़ी लोग, टेस्टोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन का, खास करके एड्रेनलिन का। तो एड्रेनलिन क्या करता है? एड्रेनलिन आपको आपातकाल में, संकट के समय में लड़ाई करने के लिए तत्पर करता है, आपको बाध्य करता है और सक्षम बनाता है, आपको किसी भी समस्या से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है और आप बहुत आसानी से फिर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो खिलाड़ी क्या करता है? खिलाड़ी इसलिए वो लेता है इंजेक्शन क्योंकि जब वो इंजेक्शन लगाएगा तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी और हार्मोन स्वतः तो तभी निकलता है जब आपके मस्तिष्क को खतरा लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता आया हूं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और आप इधर से बाइक लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप ट्रक से टकराएंगे। अब बचने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि ट्रक ने इधर आपकी तरफ मोड़ लिया है और आपसे भी ठीक से ब्रेक नहीं लग रहा है। तो वो जो क्षण है जिसमें कि 2 सेकंड 3 सेकंड जिसमें आप बच भी नहीं, एस्केपिंग का भी कोई चांस नहीं है, ऐसे समय में जब आपको लगता है कि टक्कर जो है पूरी तरह से पक्की टक्कर है, मतलब आप बचने की उम्मीद नहीं है, ऐसे समय में आपकी आंखें आपके ब्रेन को संदेश देती और वो ब्रेन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को देता है संदेश और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसमें से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। तो आंखों का, ब्रेन का और एड्रिनल ग्लैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना फास्ट है कि वो विद इन सेकंड के 1000वें हिस्से में भी काम करता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, नर्वस कम्युनिकेशन हो जाता है। तो सेंसरी नर्व्स और जो मोटर नर्व्स हैं वो काम करती हैं दोनों और वो एड्रेनलिन सिक्रीट करवा देती है। तो ये कब होता है? जब आपने संकट को शरीर ने महसूस किया। शरीर जब संकट महसूस करता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी तैयारी कर लेता है संकट के खिलाफ और अंततः उसमें जीत मिलती है। क्या जीत मिलती है? वैसोडाइलेशन हो जाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और वो सारी तैयारियां हो जाती है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपका ज्यादा ब्लड नहीं बहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, हार्ट सुरक्षित रहेगा। अब आपको कोई कुचल के ही चला गया तो मर जाएंगे, लेकिन अगर मान ले जाए आप टकरा के इधर उधर फिका गए, हाथ कट गया कुछ और पैर पे गाड़ी चढ़ गई, तो जो ब्लीडिंग होना चाहिए उतनी ब्लीडिंग नहीं होगी, उससे ज्यादा ब्लीडिंग तो आपकी सब्जी काटते समय किचन में ज्यादा हो जाती है कि आप सब्जी काट रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, अचानक से चाकू लग गया, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। उसकी कारण ये है कि उस समय में आपके शरीर ने तैयारी नहीं की थी, अचानक से वो हो गया, ना आपकी आंखों ने देखा, ना आपके कानों ने सुना, ना ब्रेन को पता चला, कट सीधा लग गया। कट सीधा लगने से क्या हुआ कि शरीर की तैयारी नहीं थी और कट लग गया तो आपका ब्लीडिंग ज्यादा हो गया। लेकिन एक्सीडेंट में, लड़ाई में, जो पहले फौज में लड़ते थे या लड़ाई सेना में जाते थे, वो लोग तलवार से जो इतना कहते थे, हम कहते थे उनके शरीर पे इतने घाव थे, तो फिर वो ब्लीडिंग के कारण मरे क्यों नहीं?
इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बहादुरी से जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पता है कि यहाँ तलवार लगेगी, तीर हमारी तरफ आ रहा है, ये युद्ध का मैदान है। तो एड्रेनलिन का जो लेवल होता था वो बहुत हाई होता था। पर ये विपरीत परिस्थितियों में आता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं आता। इसलिए जो लोग कंफर्टेबल जोन में सब्जी काट रहे हैं, जैसे किचन में, यानी कि आपके माता पिता ने आपको एक कमरा दे दिया और उसमें एसी लगा दिया और आपको सारी सुविधाएं दे दी और आपको कहा कि आप पढ़ो, आप पढ़ जाइए, आईएएस हो जाइए। मुझे लगता है वो किचन में सब्जी काट रहा है, उसके पास एड्रेनलिन की कमी है, वो उत्साह नहीं है, वो जोश नहीं है, वो समस्याएं उसके साथ नहीं है, वो स्ट्रगल नहीं है, वो कंफर्ट जोन में है। वो उतना अच्छा हो सकता है परफॉर्मेंस न करे, कर जाए बहुत अच्छी बात है, उन सुविधाओं का लाभ उठाए, पढ़ जाए, कंपटीशन है और उसके लिए एक तरह से टेलविंड है, पीछे से हवा चल रही है। जो लोग संकट का सामना करते हैं उनके लिए हेडविंड होता है, सामने की हवा होती है। तो सामने की हवा में साइकिल चलाना, पीछे की हवा में साइकिल चलाने में जो अंतर है वैसा हो सकता है। लेकिन जिसके सामने चुनौतियां ज्यादा है वो ज्यादा एड्रेनलिन के साथ में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का विकास उस तरह से हुआ हो। अगर उसका व्यक्तित्व का विकास उस तरह से हुआ, उसने अपनी आत्मशक्तियों को पहचाना, अपनी क्षमताओं को जाना, और अगर उसने आत्मबल का विकास कर लिया तो वो उसी तरह से योद्धा की तरह लड़ेगा और वो जीत भी जाएगा। तो यहाँ ये बात मैंने आज आपको इसलिए बताई कि जिन जिन लोगों के साथ परिस्थितियां ठीक नहीं है, जिन जिन लोगों के साथ ऐसा लगता है कि पढ़ाई के लिए उतना अच्छा माहौल नहीं है, वो लोग और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पर उसके पहले अपने संकल्प को मजबूती देनी पड़ेगी, अपनी जिद को परवान चढ़ाना पड़ेगा, अपना जो टारगेट है उसको हर पल याद रखना पड़ेगा, और उसके साथ जो अवांछित समस्याएं आएंगी वो दूर होती चली जाएंगी और सफलता उसके पास पहुंचेगी। हर बार यूपीएससी का रिजल्ट आता है, देश भर में 8 से 10 ऐसे लोगों की कहानियां आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में भी आती है, टेलीविजन चैनल वाले भी दिखाते हैं। कौन सी कहानियां होती हैं? जिनमें कि ये रिक्शे वाले का लड़का था, ये सफाई कर्मी का लड़का था, ये लड़का खुद चौकीदार था, वहां रहते रहते इसने पढ़ाई की। ये हमारे यहाँ तो एक बच्चा वो बना था, तो वो सुलभ शौचालय में काम करता था, सुलभ शौचालय में वहाँ केयर टेकर का काम करता था, चौकीदार था। तो उसको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था, 2,000 रुपया 3,000 रुपया, और उसको कमरा मिला हुआ था वहां पर सुलभ शौचालय की चौकीदारी करने के लिए। तो वहां सिर्फ रोशनी के लिए लाइट मिली है, पंखा मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है। उसके लिए उसने सुलभ शौचालय में रहना शुरू किया और वहां से वो बन के निकला। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों की कहानियां हैं जो झुग्गी में रहते हैं। एक बच्चा मैंने आपको बताया था कि पीछे नाला था, यानी उसने जहाँ स्टडी रूम बनाया हुआ था उसके पीछे एक नाला था जहाँ बदबू आती थी। स्टडी रूम उसका नाले की तरफ खुलता है एक तरह से, यहाँ बहुत जबरदस्त बदबू आती है। लेकिन उसके स्टडी रूम में जाकर के आप देखेंगे तो अच्छे से कच्चा स्टडी रूम है, एक पक्का मकान है जो जिसमें उसके माता पिता रहते हैं, वो उसने स्टडी रूम बाहर बनाया, झोपड़ी नुमा बनाया था, और वहां से निकल करके वो आईएएस बना। तो ऐसे ढेरों बच्चे हैं जो बहुत सारे अभावों में जीते हैं। हम कभी ऐसे किसी बच्चे के यहाँ चले गए तो वो उनको आश्चर्य होता है कि आप आ गए, मतलब हमने कहा निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ तो आना ही था, और किसी के यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ आएंगे, चाय भी पियेंगे, बैठेंगे, वैसे बात करेंगे। तो घर वाले भी जो है वो उनको सपोर्ट मिलता है। तो और किसी के यहाँ हम लोग संपन्न व्यक्ति के यहाँ पहुंचे न पहुंचे, बहुत पैसे वाले आदमी के पास न पहुंचे, लेकिन उस व्यक्ति के यहाँ जाकर के उसका उत्साह जरूर बढ़ाएंगे जो ऐसी परिस्थिति में रह रहा है और इतने मुश्किल हालात में वो काम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे निःशुल्क क्लास से भी बन जाते हैं। हमारे जो YouTube के वीडियो देख रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर लेते हैं, वो बन जाते हैं।
तो फिर क्या कारण है कि आप लोग जो इतनी महंगी फीस देते हैं उसके बावजूद नहीं बन पाते हैं? टेलविंड है, आपके पास नोट्स हैं, घर वालों का सपोर्ट है, आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास समय है, आपको कोई काम नहीं बताया जा रहा कि आप ये काम करो, आप तो पढ़ लो बस। उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ पाते या अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, उसका कारण है कि संकल्प में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। आप वो, फिर मुझे लगता है वो डोपिंग जैसा कुछ करना पड़ेगा, एड्रेनलिन जैसा, क्योंकि एड्रेनलिन तो अपने आप, तो जिनके साथ अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उसको फिर इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन अपने आप में एक इंजेक्शन है, क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है, उसको मौका नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का। हम खुद जब जॉब करते थे तो बस में खड़े खड़े पढ़ते हुए जाते थे, किताब, 2 किताब खरीदते थे, जब भी किताब खरीदते थे 2 खरीदते थे, एक फाड़ने के लिए, एक पढ़ने के लिए। फाड़ने के लिए क्यों? क्योंकि उसको फाड़ देंगे किताब को, 120 पेज की किताब है तो 120 पेज का मैगजीन है तो उसको फाड़ लेंगे और 10 पेज उसमें से निकाल लेंगे, और ये आज का टारगेट हो गया। 2 घंटे बस में बैठना है, तो 2 घंटे बस में जब चढ़े तो बस में जगह नहीं थी, सीट ही नहीं है बैठने की, खड़े खड़े सफर करना है 2 घंटे। तो कोई ऐसी जगह देख ली जहां पर खड़े हो सकते हैं आसानी से, और वहां अपना कागज निकाला और पढ़ने लगे। तो एक कागज जब दोनों तरफ पढ़ लिया, पहला पेज दूसरा पेज पढ़ लिया, जेब में रख लिया दूसरे वाले में, फिर इस जेब में से दूसरा फिर कागज निकाला, तीसरा चौथा पेज निकाला, फिर उसको पढ़ लिया। अब ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि वो बस हिलती है, चलती है, तो उसमें थोड़ा सा शेकिंग होता है, लेकिन उसमें कोई नहीं, आप पढ़ सकते हो। बस में म्यूजिक बज रहा है मान लीजिए, कई लोग म्यूजिक चला देते हैं, तो वो भी हमको पता नहीं चलता था कौन सा गाना चल रहा है, कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, पता ही नहीं चलता था, पढ़ लेते थे, म्यूजिक में भी पढ़ लेते थे। शोरगुल कितना होता है बस में जब भीड़ होती है, कोई भी जब स्टेशन आता है और उस पर लोग उतरना चाहते हैं, स्टॉप आता है तो उतरते हैं, चढ़ते हैं, लोग बदल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता था कब कौन उतर रहा है कौन चढ़ रहा है। तो जॉब करते हुए पढ़ना भी अपने आप में एक चुनौती, तो उसको पढ़ते थे। पर ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन थी तो ज्यादा चुनौती काम करती है, एड्रेनलिन ज्यादा साथ देता है, वही आपको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता, डोपिंग वाला केस नहीं लगेगा आपके ऊपर, वैसे ही डोपिंग हो जाता है। इसलिए आप जब हिमा दास को देखते हो या ऐसे खिलाड़ी को देखते हो, धोनी को देखते हो, धोनी की कहानी देखते हो, वो उसके अंदर इतना सारी प्रेरणा, इतना सारा उत्साह लेकर के वो रांची से चला है ना, कि वो जब क्रिकेट टीम में आया तो उसको डोपिंग की जरूरत नहीं पड़ी, उसको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से नहीं आया था। वो आदमी अपने मन में बार बार उन दिनों को याद करता है कि वो कितनी बुरी परिस्थितियों से आया है, इसलिए उनको ये साउंड की प्रॉब्लम भैया आप ही के इसमें है शायद, बाकी जगह तो आ रहा है, आप ही चेक करो, आप ही अपना जो है रीस्टार्ट करके देख लो, क्योंकि हमारे इसमें तो आ रहा है, हमारे इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपको पहुंच रहा है। हाँ, बाकी लोग भी कंफर्म कर रहे हैं आ रहा है, आप ही के उसमें चेक करो, ठीक है। तो ये अगर आपका अंदर से अगर प्रेरणा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अलग से बाहर से कोई प्रेरणा लेने की जरूरत पड़ेगी, उसकी कोई दिक्कत आएगी, आप कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हमने अधिकांश पढ़ाई जो है वो जॉब करते हुए की है, कोई ना कोई जॉब करते रहे, पढ़ते रहे साथ में। जहाँ गाड़ी वाले जॉब थे जिसमें गाड़ियां मिल सकती थी, आसानी से गाड़ी में बैठ के जा सकते थे, वहां गाड़ी में बैठ के पढ़ते थे। ऑफिस में पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में पढ़ लेते थे, बीच में कहीं गैप है, कोई मीटिंग शुरू होने वाली थी 1:30 बजे और अब 3 बजे शुरू होगी, तो आपको हमेशा जहां कहीं पे भी जाना है इस तैयारी के साथ जाना है कि आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आप पढ़ेंगे, तो कागज लेके जाइए जेब में,
जेब में कुछ कागज रखिए जिनमें आपके नोट्स हैं, जिसको आप पढ़ सकें। कई जगह हम लोग पूछते हैं कि वो बोलते हैं नहीं नहीं बस 1 घंटे का काम है, आप 1:30 बजे आ जाइए, 2:30 बजे आपको फ्री कर देंगे। हम चल पड़ते हैं 1 बजे, 1:30 बजे पहुंचने के लिए। तो 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में कुछ पढ़ते जाइए जहां से आप चले। फिर 1:30 बजे जब आप वहां पहुंच गए, और अब तो आपके पास अच्छा है कि अब आप सुनते हुए भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं। 1:30 बजे जब आप वहां पहुंच गए तो 2:30 बजे तक का समय उसने दिया, लेकिन अब वो बोलता है कि नहीं, जो 1:30 बजे जो काम शुरू होने वाला था वो 2:30 बजे होगा। मीटिंग आपकी अब 2:30 बजे शुरू होगी, ये 3 बजे होगी। तो आप तो ठगा गए, आप 1 बजे घर से चले थे, 1:30 बजे पहुंचने वाले थे, और वहां से फिर 1 घंटा काम होने वाला था, अब वो 3 बजे शुरू होगा और 4:30 बजे खत्म होगा। तो आपके पास अब 1:30 से 3 का जो समय है, 1.5 घंटा, इसको भी यूटिलाइज करना सीखिए। कई लोग घर से तैयारी करके ही नहीं चलते हैं, वहां फिर बैठे रहते हैं। हालांकि अब तो हमारे पास हर समय मोबाइल रहता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ पीडीएफ पड़ा होता है, कुछ ना कुछ चीज होती है पढ़ने की, उसको यूटिलाइज कीजिए। ये जो 1.5 घंटा यदि आपका रोज खराब हुआ तो 10 दिन में तो ये 15 घंटे हो जाएंगे। ऐसे आप और अगर समय बढ़ाते जाएं तो पूरे महीने में कितने घंटे निकलेंगे? पूरे महीने में 45 घंटे हुए, है ना? तो लगभग आपका ये 4 या 5 दिन पढ़ाई करने के बराबर चला गया। रोज अगर 1.5 घंटा खराब हुआ तो 4-5 दिन की पढ़ाई कम हो गई। तो यही तो नुकसान पैदा करेगा ना, एक कंपटीशन है, यहाँ हर चीज का हिसाब किताब लगाया जाएगा। तो आप वो जो मोटा अंदाज वाला जो बजट बनाते हैं हम लोग, टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें जो निकल आती हैं, ये हमारे लिए हर्डल है, ये हमारा नुकसान है। तो हमको छोटे छोटे नुकसान को कम करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर में पेंट करने वाला अगर कोई आता है, पेंटर आता है, और वो पेंटर एक एस्टिमेट बताता है, वो बोलता है कि 4 लीटर में आपके मकान का पेंट हो जाएगा। क्या कारण है कि हमसे वो 1 लीटर और मंगवाता है? कुछ बच क्यों जाता है? कुछ बच इसलिए जाता है कि आपने इतने बाय इतने का मकान है ये तय कर लिया, लेकिन मकान में जो दीवार में जो ऊंचाई नीचाई है, जो डिजाइन्स बनी हुई हैं, छत पे जो डिजाइन बनी हुई हैं, और जो आपने और बहुत सारी चीजें जो निकाली हुई हैं मकान में, उसमें उतार चढ़ाव हैं बहुत। तो पेंट इस तरह से भी जाता है, फिर साइड में भी जाता है, इधर भी जाता है, और हम लोग उस पेंट को केवल मकान का पेंट मान करके एस्टिमेट बनवा लेते हैं। कई बार सीढ़ियां छूट जाती है, सीढ़ियों का एस्टिमेट नहीं बनाया जाता, सीढ़ी के नीचे का एस्टिमेट नहीं बनाया जाता, सीढ़ी के नीचे फिर आपने कोई स्पेस निकाला हुआ उसका नहीं बनाया जाता, किचन में सामान रखने की जो तरह तरह की जगह होती हैं उनका एस्टिमेट नहीं बनाया जाता। फिर आपने सारे मकान का बना लिया, और मकान के ऊपर जो अट्टा बना होता है उसके ऊपर चारों तरफ और उसके अंदर का, वो भी एक कमरे के बराबर है, उसको आपने नहीं बनाया हुआ है। ऐसी कई तरह की गलतियां करते हैं हम लोग। बाहर की तरफ कॉरिडोर में, वो बाहर जो है आपने वो निकाला हुआ है, टेरेस पे आगे एक्सटेंशन निकाला हुआ है, गैलरी निकाला हुआ है, गैलरी के नीचे का हिस्सा छूट जाता है, गैलरी के दोनों तरफ का हिस्सा छूट जाता है, उन सब में भी तो पेंट लगेगा। तो केवल ऐसे स्क्वायर फीट में निकाल देना कि इतने बाय इतने का हमारा रूम है और इतने बाय इतने का हमारा प्लॉट है, उस पर इतना कंस्ट्रक्शन एरिया है, इतना कारपेट एरिया है, इससे नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ का जो घोटाला सुरेश कलमाड़ी पे और उस पे लगा था, वो घोटाला भी बहुत ये इसी प्रकार का एक अंदाज का था। बाद में जब एस्टिमेट निकाला तो क्या होता है कि लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, या इस प्रकार की जो ऑडिट कमेटी होती है, वो तो इस तरह से बात करती है। जैसे आप ऑडिट कमेटी कहेंगे तो वो एक आदर्श नियम बना लेते हैं कि भोपाल से दिल्ली 700 किलोमीटर है, और भोपाल से दिल्ली तक आप गए 700 किलोमीटर, तो ये 70 का एवरेज
दे रही है बाइक आपका, या फिर कार के हिसाब से देखें कि ये 15 का एवरेज दे रही है और 700 किलोमीटर आपको पहुंचना है, तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? तो वो 15 के एवरेज से या 20 के एवरेज से पेट्रोल या डीजल का हिसाब लगा लेता है। फिर इतना प्राइस का पेट्रोल डीजल है तो कुल कितना बजट हो जाएगा। लेकिन ड्राइवर जब गाड़ी लेके चला तब आपने थोड़ा सा, कहीं ट्रैफिक जाम था तो आपने कहा इधर से ले लो, फिर किलोमीटर बदल गया। फिर आपने कहा कि इधर आगरा के अंदर से हम लोग चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा इधर काम है, तो हम इधर हाईवे से नहीं निकलेंगे, फिर वहां बदल जाएगा। फिर आप कहोगे कि यमुना एक्सप्रेसवे में इधर आगे एक्सीडेंट हो गया है, हमको तो इधर से होकर के दूसरे रास्ते से निकलना पड़ेगा, फिर आप उधर से जाएंगे। नोएडा जाकर के फिर आपका एस्टिमेट चेंज हो गया। तो जब आप इस पूरे रास्ते में जगह जगह रास्ता बदलते गए, ये करते गए, ड्राइवर को खाना खिलाया, उसका पैसा कहाँ गया। अलग अलग जगहों पे चूंकि आपने अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, धौलपुर भी आता है तो राजस्थान भी पड़ता है, दिल्ली भी आता है, तो अलग अलग राज्यों में जब आप पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो सब जगह प्राइस भी अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं, जिन फैक्टर के आधार पर अब क्या होता है कि जो सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होती है, तो तरह तरह की कमेटीज होती है ना संसद में। ये लोग मोटा अंदाज लगाते हैं इस तरह से कि 15 का एवरेज था गाड़ी का, इतने किलोमीटर थे और इतना ये था, तो आपका 4,000 रुपया खर्च होना चाहिए था या 5,000 रुपया खर्च होना चाहिए था। आपने यहाँ 4,500-6,000 रुपए के बिल लगाए हुए हैं, ये 1,500 रुपया घोटाला है। तो कई बार ऐसे घोटाले निकाल दिए जाते हैं, एक आदर्श स्थिति पेश करके वो घोटाला निकाल देते हैं और अखबार वाला लिख देता है इस आदमी ने 1,500 रुपए का घोटाला किया है। अब यहाँ मैं 1,500 रुपए बोल रहा हूँ, वो 1.5 करोड़ होते हैं वहां, या 150 करोड़ होते हैं। तो चूंकि वो पूरे भारत भर के लिए इस प्रकार के बजट होते हैं, तो 150 करोड़ 1,500 करोड़ के घोटाले निकाले जाते हैं सरकारों पे, और वो उस तरह का एस्टिमेट करते हैं जो एक आदर्श स्थिति है। तो आदर्श स्थिति के जो एस्टिमेट होते हैं वो जनरल जिंदगी में नहीं चलते हैं। तो कॉमनवेल्थ का जो घोटाला था उसमें जो अंत में बाद में पता चला कि क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस होता है ना, जैसे आपके यहाँ पे भी आपको सांसद, विधायक, मंत्री, आप आईएएस है कहीं पर, और आपके यहाँ राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन होना है, तो आपको जो आपका मंत्री होगा, पॉलिटिकल पार्टी होगी, विधायक होगा, सांसद होगा, वो सब आके कहेंगे कलेक्टर साहब ऐसा है कि ऐसे कार्यक्रम बार बार नहीं आते और सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए आपको ये 20 लाख रुपए दिया। 20 लाख में बहुत अच्छा कार्यक्रम करना अपने को। देखो ये प्रेस्टीज पॉइंट है, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टेज बहुत जोरदार होना चाहिए। अब आप गए और स्टेज के लिए जो आपने फूलों का बजट रखा था, आपको लग रहा था एक माला 10 रुपए की आती है, तो 40 मालाएं स्टेज के सामने लटका देंगे, स्टेज बहुत सुंदर लगेगा। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और 4th पेपर का आपको सिलेबस के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको आंसर लिखने में बहुत मदद करेगा। एक केस स्टडी के रूप में भी ले सकते हैं आप। और पता चला कि जो माला खरीदने गया था वो 20-20 रुपए की एक माला ले आया और 40 माला के बजाय जो है वो 20 ही माला आ पाई। मालाएं लटका दी गई, 20 मालाएं बहुत कम लग रही थी, बाद में 40 और मंगाई गई, 60 हो गई, लेकिन फिर भी कम लग रही थी। आपने कहा ये तो खास रौनक है, ये तो खास जगह है, इसी की तो शूट होना है, यहीं सामने तो पत्रकार बैठेंगे, यहीं मीडिया इसको कैप्चर करेगा, इसी से इंप्रेशन जाना है। एक काम करो, मालाएं लगा दो, 200 मालाएं लगा दो। 200 मालाओं का बजट हो गया। आपने सोचा था कि आपके सांसद हैं और सांसद के साथ 7 लोग होंगे, मंत्री के साथ 20 लोग होंगे, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनके साथ 100 लोग होंगे, तो इतने लोगों का एक पंडाल में खाना आयोजित करवा दिया, नाश्ता कर दिया।
पता चला कि उसमें बीजेपी के तो बीजेपी के सारे लोग आ गए, कांग्रेस हैं तो कांग्रेस के सारे लोग आ गए, और वो जो आप 400 लोगों का खाना रख रहे थे वहां पर 4000 लोग आ गए। खाना खत्म ना हो इसलिए आप लोगों ने फिर बाहर से व्यवस्थाएं करवा ली, और तुरंत आपने ताबड़तोड़ बना बनाया खाना खरीदा, होटल से खरीदा, तमाम होटल्स को ऑर्डर दे दिया कि आपके पास जो कुछ भी है वो बना के ले आओ, बिल दे देना, हम आपको पे कर देंगे। कुछ भी होता है, कुछ भी किसी भी कार्यक्रम में, और अंततः वो बिल जो 20 लाख रुपए था वो 50 लाख चला गया। अब ऐसे में ऑडिट हो जाएगा तो ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट आ जाए तो 50 लाख में चला गया। आपका कार्यक्रम 20 लाख का था, 30 लाख आपके सिर मड़ दिए जाएंगे कि आपने घोटाला कर दिया। तो कई जो घोटाले हैं इस देश में वो सिर्फ सीएजी के कैलकुलेशन वाले घोटाले हैं, घोटाले हैं ही नहीं, वो करप्शन हुआ ही नहीं। तो जब कलमाड़ी को कहा कि आप करिए कॉमनवेल्थ का गेम, और सारे लोग उस कलमाड़ी को चोर चोर बोलने लगे, उसका बीपी बढ़ गया, उसको लकवा हो गया, वो मर भी गया, वो जेल भी हो गई, जबकि उसको मुख्यमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी उसको कह रही हैं कि देखो कॉमनवेल्थ बार बार नहीं होगा, ये दिल्ली की शान है, सारे स्टेडियम चमक जाना चाहिए। स्टेडियम का ठेका दिया तो स्टेडियम की पुताई करना है, तो पूरा स्टेडियम आपने देखा होगा, पूरे स्टेडियम का वो ले लिया उसने, डायमीटर ले लिया, उसका सरकमफ्रेंस ले लिया कि अच्छा इतना बड़ा गोला है तो ये कितने किलोमीटर, ये कितने मीटर का हो गया, तो इतने मीटर में इतने में इतना पेंट लगता है तो इतना, तो केवल उसका पुताई का भी ठेका आप देंगे। सीढ़ियां जो होती है स्टेडियम पे बैठने की, सीढ़ी की पुताई होती ना ऐसे ऐसे, बैठने वाली जगह को छोड़ दो, लेकिन उनकी जो पट्टियां होती हैं उसको काउंट नहीं किया, तो पूरे स्टेडियम की गोलाई में जो पट्टियां हैं वो कितना पेंट खाएंगी। और इतने सारे स्टेडियम है, मान लीजिए 13 स्टेडियम है, तो 13 स्टेडियम है छोटे बड़े, जहां अलग अलग इवेंट होने हैं, तो ओलंपिक का खर्चा कैसे होगा, कॉमनवेल्थ का, एशियाड का, और आप इसके ऑफिसर हैं, आप इंचार्ज हैं कि इस बार आप एशियाड करवाने वाले हैं। एशियाड हुआ था मध्य भारत में, दिल्ली में, खेलगांव बना था, कॉमनवेल्थ होता है ना। हो सकता है किसी समय में, आपके समय में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमको ओलंपिक मिल जाए, तो ओलंपिक का मेजबानी, होस्टिंग करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और आपको उसका प्रमुख बना दिया जाए कि आयोजन समिति और ये सब, आप चेयरमैन है उसके, ओलंपिक इस बार आप आयोजित करवा रहे हैं। पक्का बता रहा हूं आपके ऊपर घोटाले का आरोप आएगा, क्योंकि ओलंपिक की तैयारियां करना, दुनिया भर के लोग आएंगे, उसकी सेरेमनी होगी, उसकी चीजें होंगी, ये सब चीजें करना मतलब, और फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपसे पर्सनली बैठ करके बात करते हैं, राष्ट्रपति तो नहीं करते लेकिन प्रधानमंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज आपके साथ अपडेट लेते हैं। और जैसे ही आप कहोगे सर इसमें तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो वो एकदम, वो पॉलिटिशियन तो है ना, अधिकारियों को तुरंत बोल देते हैं देखो खर्चे की चिंता मत करो, नाक का सवाल है, मेहमान आएंगे क्या कहेंगे, तुम लगाओ पैसा। वो तो आपको छूट देंगे और कहेंगे कि लगाओ, पर वो तो मौखिक है, आप उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं सुना सकते सीएजी को। तो फिर कंट्रोलर में ऑडिटर जनरल जब रिपोर्ट पेश करेगा और संसद में आपको जवाब देने के लिए जब बुलाया जाएगा, या आपके मंत्री को जवाब देना होगा, तब आपका मंत्री जब आपको बुलाएगा, पूछेगा भाई ये क्या किया तुमने, ये पैसा कहाँ गया, और ऐसे में कोई एनजीओ खड़ा हो गया, कोई आरटीआई का एक्टिविस्ट आ गया, और आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा बोले ये तो इतने करोड़ का था, ये इतने करोड़ हो गया, ये पैसा इस आदमी ने खा लिया, तो आपको तो एफआईआर करके जेल में पहुंचा दिया जाएगा, जबकि आपने तो कार्यक्रम अच्छा किया, वाहवाही हुई, अखबारों में खूब सारी फोटो छपी सबकी, उस समय फोटो छपेगी प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, पार्टी प्रमुखों की, उसमें अमित शाह भी बैठे मिलेंगे, सब तरह के लोग बैठे मिलेंगे, और सब लोगों के चेहरे प्रसन्न, और आयोजन को देख के, आतिशबाजी को देख करके, ये ओपनिंग सेरेमनी, ये जो है वैलेडिक्टरी फंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्राइज एक से एक है, सब कुछ बहुत अच्छा चमकदार, पूरी दुनिया में रंगारंग कार्यक्रम की प्रशंसा, पूरी दुनिया के अखबार भरे पड़े प्रशंसा में, लेकिन आपने जो प्रशंसा लायक जो कार्यक्रम बनाया है, आप जाओगे जेल में, जेल की कोठरी में।
और वहां बैठ के सोच रहे होगे सर कुछ ये नहीं किया होता, लाइट उतनी अच्छी नहीं लगाई होती तो चलता, फूल इतने नहीं लगाए होते तो चलता, रंगारंग कार्यक्रम थोड़ा सा फीका भी रह जाता तो क्या होता, अखबारों में प्रशंसा लिखने से मुझे क्या। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि चीजें एक्स्ट्रा निकलती है। यही हमारी पढ़ाई में होता है जो मैंने आपको बताया, जितना टाइम हमने बताया उतने टाइम में वो कोर्स होता नहीं, जितना पैसा हमने सोचा कि इतने में खर्च में हम आईएएस हो जाएंगे उतने खर्च में हम होते नहीं, एक्स्ट्रा खर्च निकल आता है, नोट्स का निकल आता है, किताबों का निकल आता है, स्टेशनरी का निकल आता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। तो हम उस एक्स्ट्रा के लिए भी तैयार रहें, उस एक्स्ट्रा समय देने के लिए भी तैयार रहें। और सबसे बड़ी चीज है, जिस आदमी के साथ जितनी ज्यादा विपरीत परिस्थिति है, इसका मतलब है कि उसे एड्रेनालिन के इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेंगे, उसका मस्तिष्क और उसका शरीर उसका साथ देगा। और ये होता ही है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये सभी के साथ होता है, सभी इवेंट में होता है। जो मैंने आपको शादी ब्याह का, ओलंपिक का, तरह तरह के एग्जाम्पल देके बताया, ये सब चीजें हुई हैं। हमने तो अधिकारियों से बात की है, उन अधिकारियों के जिन्होंने इन चीजों को भुगता है, उन लोगों के साथ हमारी चाय हुई है, हम बैठे हैं उनके साथ, बातें हुई है, उन लोगों ने बताया कि सर ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा, मतलब हम लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे थे तो ये हो गया, हमारी मंशा ये नहीं थी, हम खाना नहीं चाहते थे, हम लोग कतई नहीं खाना चाहते थे, हमारी ऐसा पैसा खाने की और इन सब की कोई नियत नहीं थी, न ऐसी कोई योजना थी, पता नहीं क्या हुआ, सरकार को क्या बुरा लग गया, सीएजी को पता नहीं क्या लग गया, ये हो गया। तो खैर ये केवल बातचीत न रहे, अपने जीवन में उतरे और आप लोग इन सब परिस्थितियों के लिए तैयार रहें जो अनफेवरेबल होने वाली हैं, जो आपके हिसाब से नहीं चलने वाली हैं, जो आपने एस्टिमेट लगाया उससे बाहर जाने वाली हैं, जितना समय आपने सोचा उससे ज्यादा समय लगने वाला है, और परीक्षा जिस समय में होने की थी उस समय में नहीं हो रही, अब 4 अक्टूबर को हो रही है, आपने तैयारी की थी जून के हिसाब से, मई के हिसाब से बात करते थे, अगले साल भी कुछ भी हो सकता है, नया पेंडेमिक भी हो सकता है, ये एक वायरस है, बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कभी भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। इस साल तो 2020 ने तो सबक सिखाया ना, 2020 ने डिमोनेटाइजेशन ने अचानक से, बैंक में आपके पास 10 करोड़ रुपए भी हैं, 10 लाख भी हैं, आप नहीं निकाल सकते, 4,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, आप कार्ड है आपके पास, पासबुक है उसमें लिखा हुआ आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड को डालिए, आप 4,000 रुपए से ज्यादा निकालने जाएंगे, वो निकालता ही नहीं, एटीएम निकालेगा ही नहीं, अलाउ नहीं करता। ये दिन देखे ना आपने कि आपके पास लाखों रुपए हो, उसके बावजूद भी आपको 4,000 में काम चलाना है। तो ये परिस्थितियां भी आई हैं हमारे सामने, ये अभी अभी आपने देखा है सब कुछ। फिर आपने लॉकडाउन का देखा है कि आपके पास कार पड़ी हुई है, आपके पास बाइक है, आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते, बाहर चौराहे पे पुलिस वाले पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। ये स्थितियां भी आपने अभी भी देखी हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, भविष्य में भी कुछ भी हो सकता है, हमको हर तरह की स्थिति के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, हर तरह की परिस्थिति में अपना विकास करना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन है और ये जीवन के साथ जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, और ये चुनौतियां इस साल हमने सीखी है, 2020 ने तो हमको बहुत कुछ सिखाया है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, उसी दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी है, आपत्तियों को स्वीकार करते हुए करनी है, और आपत्तियों के रहते हुए ज्यादा सक्रियता से करनी है। जो मैंने आपको बताया कि आपत्तियां जब रहती हैं, विपत्तियां जब रहती हैं, तो हम ज्यादा सक्रिय हों, और जिनके साथ जितनी ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है उनको उतना ज्यादा रिजल्ट देना है, और वो दे सकते हैं क्योंकि उनको स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टिमुलेंट उसकी बॉडी में अलग से सिक्रीट होंगे, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन से इंस्पायर होगा, उनसे जूझेगा, न कि उनसे परेशान होगा। क्योंकि जो लोग कंफर्ट जोन में हैं वो परेशान है, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो अदम्य साहस जिसको कहते हैं ना, अपने अंदर से जो निकलना चाहिए साहस, वो हिम्मत उन लोगों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता, उनके पास संकट नहीं है, उनके पास समस्याएं नहीं है। इसलिए समस्याएं आपके पास होनी चाहिए, समस्याएं नहीं होती हैं तो आप उतने काम के नहीं होते जितना आप समस्याओं के साथ होते हैं। पर यह है कि हमको घबरा करके, हताश होकर के शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है,
तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को एकदम कोई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर की हो जाएगी। आप सब यंग हैं, शरीर साथ देगा, इम्यून सिस्टम साथ देगा, आप बहादुरी से लड़ेंगे, और बल्कि जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें और बड़े बड़े संकल्प उठाएंगे। पहले आपने पीएससी का सोचा है तो अब आप यूपीएससी का सोचेंगे, और पहले आप 8 घंटे पढ़ते तो अब 12 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, टारगेट बड़े बड़े करना चाहिए। पहले आपने एक दिन में 60 पेज का सोचा था तो अब 80 पेज का सोचिए, 80 का सोचा था 100 पेज का खत्म करने का सोचिए, ज्यादा लिखेंगे। तो ये सब आप करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता हमारे कदमों में होगी। मुझे लगता है मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और उसका लाभ जो है आप उठाएंगे, क्योंकि हमने जीवन में ये सब चीजें की हैं और विपरीत परिस्थितियों का फायदा उठाया है, और आप भी इन परिस्थितियों का फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये सभी के साथ आती हैं, और मुझे लगता है आनी भी चाहिए। इससे व्यक्ति मजबूत बनता है, अंदर से भी ताकत आती है, और हम अपने लक्ष्य की तरफ, उसके प्रति जो डेडिकेशन होता है उसकी तरफ और आसानी से बढ़ते हैं। और दरअसल ये इसको ईश्वर कृपा भी कह सकते हैं। ईश्वर की कृपा जब आती है तो वो कष्ट के रूप में आती है। ईश्वर की कृपा कभी भी धन धान्य और सुख सौभाग्य के रूप में नहीं आती कि सुख वैभव खूब आ गया, धन धान्य खूब है और बहुत कुछ सब फेवरेबल कंडीशन है चारों तरफ से, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, ईश्वर की ये कृपा नहीं है। बल्कि ईश्वर तो, कई लोग बोलते हैं कि कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें हम ईश्वर को याद करते हैं। तो कष्ट में ही आदमी ईश्वर को ज्यादा याद करता है। तो ईश्वर जिन्हें प्यार करता है, भगवान जिन्हें अपना करीबी मानता है, अपना मानता है, उन लोगों को वो कष्ट देता है। तो इतिहास उठा के देख लीजिए कि ईश्वर के जो करीबी रहे हैं उनको कितने कष्ट हुए हैं। ईश्वर के जो सबसे नजदीकी रहे हैं पूरे इतिहास में, हमारे रामायण में, महाभारत में, स्ट्रगल करते हुए, पांडव स्ट्रगल करते हुए रहे क्योंकि वो भगवान कृष्ण के नजदीक थे। कौरवों के यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मकान की कमी नहीं थी। कौरव जो थे उनको कोई दिक्कत थोड़ी थी। रावण के जो नजदीक रहे, रावण के महल में और लंका में कोई प्रॉब्लम नहीं थी खाने पीने की, रहन सहन की, ऐशो आराम की। तो भगवान के नजदीक जो रहे, किसी भी कहानी में चले जाइए, भगवान के नजदीक जो भी रहा, भगवान का भक्त जो भी रहा, भगवान जिसको भी प्यार करते हैं उसको कष्ट देते हैं, उसको कठिनाइयां देते हैं, लेकिन हैप्पी एंडिंग होती है। ध्यान रखिए, एंडिंग बड़ी हैप्पी होती है। अंत में जीत उसी की होती है। जैसे सिनेमा खत्म होता है और अंत में आप देखते हैं कि जो जो लोग परेशान थे वो सब खुश हो जाते हैं, और जो पूरी फिल्म में ऐश करता है और धमाल मचा के रखी होती है, वो आदमी या तो पुलिस पकड़ के ले जाती है या फिर वो मरा हुआ पड़ा मिलता है। फिल्म के एंड में यही होता है। तो फिल्म का एंड अगर आपको अच्छा करना है, तो जीवन का अगर लक्ष्य हमारा, यानी कि हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे, तो जो कठिनाइयां आ रही हैं वो हमारे यहाँ आशीर्वाद स्वरूप है, वरदान के स्वरूप है। उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए, और उन समस्याओं को फ्यूल बना करके जला डालिए। उससे जो ऊर्जा निकलेगी, उससे जो भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, वो आपके इंजन में प्रेशर का काम करेगी, और वो आपको, वो जो हेडविंड है वही आपके लिए टेलविंड बन जाएगी। तो मुझे लगता है इसका फायदा आप लोग उठाएंगे। चलिए आज की बात जो है अब शुरू करते हैं।